जैसा कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि पार्ट नंबर जो अगला आने वाला उसमें कुछ डिफरेंस पढ़ने वाले थे। दो डिफरेंस हमारे सामने है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये है, इसके बाद में एक और डिफरेंस बनाने वाला हूँ। देखो कितने पॉइंट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है और एक अभी ग्राफ ही बनेगा तो 6 पॉइंट हो जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो 6 पॉइंट में हम इस डिफरेंस को समझा सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे है क्या, पहले तो मांग में विस्तार है इधर और इधर मांग में वृद्धि है। मैंने कहा था जब हम डिफरेंस की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि मांग में विस्तार क्या है और वृद्धि क्या है। वरना दो बच्चे क्या दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है, बट दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मांग में विस्तार अलग है और मांग में वृद्धि क्या है, अलग है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, इसने बोला अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर फैक्टर्स क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी कीमत कम हो जाती है तो इसके फलस्वरूप मांगी गई मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। यानी अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और इसी को मांग में विस्तार कहते हैं, यानी मांग का एक्सटेंशन होना या एक्सपेंशन होना। क्लियर। उसके अलावा दूसरा हमारे पास मांग में वृद्धि, इसमें लिखा अन्य बातें समान ना होने पर, यानी अन्य जो कारक है, ठीक है, वो समान नहीं है, अन्य बातें समान ना रहने पर, ठीक है। और कीमत के स्थिर होने पर, और कीमत क्या है यहाँ पे, स्थिर है होने पर जब अन्य कारकों के कारण मांग अधिक हो जाती है, यानी इस बार कीमत के कारण नहीं हो रहा, यहाँ पे कीमत कम हुई तो मांग बढ़ी है, और यहाँ पे इसने बोला है कि अन्य कारकों के कारण मांग क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। पहले डेफिनेशन को प्लीज ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले वाले में इसने बोला कि अन्य बातें, यानी अन्य कारक की बात कर रहा तो अन्य कारक समान रहने पर, यहाँ पे अन्य कारक समान है, यहाँ पे अन्य कारक समान नहीं है। यहाँ पे कीमत में परिवर्तन आ रहा है, कीमत कम हो रही है, जबकि यहाँ पे कीमत स्थिर है। अब कीमत के कम होने पर अगर मांग बढ़ती है तो वो मांग में विस्तार होता है, यहाँ पे कीमत के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अन्य कारकों के कारण अगर मांग अधिक होती है, किसी और फैक्टर के कारण अगर मांग अधिक होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलो दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, यानी किसमें चेंज हो रहा है, अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर हो गया। तो ये अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होने वाला है, ये अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण होने वाला है। कीमत की अगर हम बात करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में कमी, यानी कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, और कीमत कम होने से मांग जब ज्यादा होती है उसे मांग में विस्तार कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 3 पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। मांग में अगर आपसे विस्तार कोई पूछता है तो आप बोलोगे अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने के कारण जो उस मांग को क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अन्य कारक समान है और कीमत में परिवर्तन आ रहा है, यानी कीमत कम हो रही है। क्लियर। यानी विस्तार और संकुचन हमेशा कीमत के कारण होता है, दिमाग में बैठा लो। जबकि जो वृद्धि कमी होता है वो कीमत के कारण नहीं होता, यानी कीमत यहाँ पे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत स्थिर होगी, समान होगी। जबकि जो अन्य कारक जो पहले समान थे, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बट इस वाले केस में अन्य कारकों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अन्य बातें समान ना रहने पर और कीमत के स्थिर होने पर, क्या होने पर, स्थिर होने पर जब अन्य कारकों के कारण मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा परिवर्तन, यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में, यानी खुद की जो कीमत होती है, ओन प्राइस होता है, उसमें परिवर्तन के कारण होता है। जबकि ये वस्तु की अपनी कीमत में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद कीमत की बात करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में कमी, यानी कीमत कम होगी तो ही मांग ज्यादा होगी, ठीक है, कीमत में कमी के कारण होता है। यह वस्तु की अपनी कीमत क्या है, वस्तु की अपनी कीमत, इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है, यानी इसमें कीमत में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अन्य कारक में। तो इसके अंतर्गत अन्य कारक समान रहते हैं, अन्य कारक आपके क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, समान रहेंगे, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत जो अन्य कारक है उनमें परिवर्तन होता है। अब अन्य कारक कौन से, देखो अपनी कीमत को छोड़ दो, अगर मैं चाय की बात कर रहा हूं तो चाय की कीमत छोड़ दो, अगर मैं इस मार्केट की बात करूं तो इस मार्केट की खुद की कीमत छोड़ दो, बाकी सबकी कीमत ले लो, दूसरे मार्केटों की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी कीमत मत लेना, यानी अपनी कीमत छोड़नी है। उसके अलावा जो भी है, जैसे उपभोक्ता की आय हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत हो गया, जनसंख्या का आकार एवं बनावट हो गया, रुचियों तथा प्राथमिकता होगी, और भी जो भी फैक्टर्स रहे होंगे जो हमने पढ़े थे मांग को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी कारक से इसमें परिवर्तन आ सकता है इस वाले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी कीमत से नहीं होगा बस, ठीक है, स्वयं की जो कीमत होती है उससे परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी फैक्टर हो सकता है उससे परिवर्तन यहाँ पे आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि अन्य कारक यहाँ पे स्थिर नहीं है। क्लियर? तो लिखा है इसके अंतर्गत अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जनसंख्या का आकार एवं बनावट, रुचि तथा प्राथमिकता आदि में परिवर्तन होता है। भाई होता है परिवर्तन इसमें, अन्य कारकों में, इसमें नहीं होता। देन उसके बाद संचलन या खिसकाव की बात करें तो रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह एक मांग वक्र के ऊपर के बिंदु से, यानी ऊपर वाले बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर संचलन द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ऊपर के नीचे, ऊपर के जो बिंदु होगा उससे नीचे के बिंदु की ओर, ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर यहाँ पे आपको संचलन होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आपको एक ही मांग वक्र होता है आपके पास। क्या होता है? उसी मांग वक्र में या तो नीचे जा रहा होता है तो ऊपर जा रहा होता है। अगर नीचे आ रहा है तो ये विस्तार वाला केस है, और ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा केस होता है? वो आपका संकुचन का केस होता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। जबकि यहाँ पे रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह मांग वक्र के दाईं ओर, ठीक है, जो राइट हैंड साइड होता है, दाईं ओर या आगे की ओर खिसकाव, यहाँ पे वर्ड लगा खिसकाव, यानी शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट द्वारा प्रकट होती है। तो यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती है। यहाँ पे एक डिमांड कर्व होता है, यहाँ पे दो डिमांड कर्व आपको देखने को मिलते हैं। तो उसने क्या बोला? रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह मांग वक्र के ऊपर के बिंदु से नीचे की ओर, नीचे की जो बिंदु होगा उसकी ओर यहाँ पे संचलन यानी चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, आपका जो राइट हैंड साइड है उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, या आगे की ओर खिसक जाता है, जिसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट बोल दो उसे। समझ में आ गया? फटाफट से इसे नोट डाउन करो। मैं ऊपर के 3 पॉइंट मिटा रहा हूं बेटा, 3-4 पॉइंट, ताकि वहां पे मैं ग्राफ बना सकूं। आप नोट डाउन करते रहिए अब तक साथ साथ में। ये 3 पॉइंट ऊपर के 3-4 पॉइंट में मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको भी ग्राफ बनाना आता है बेटा, वैसे तो आप मुझसे पहले बना सकते हो। ठीक है, आप मुझसे पहले बना सकते हो उसका ग्राफ, आपने सीख लिया है। छोटा सा बना देता हूं समझने लायक। यहाँ पे y आता है, यहाँ पे x आता है, यहाँ पे 0, इधर आपकी कीमत आ जाएगी यानी p, यहाँ पे आपके मात्रा आ जाएगी यानी q। फटाफट से बनाइए साथ साथ में। सेम ऐसे यहाँ पे भी x 0, मात्रा यानी q, y, कीमत यानी p। अब करना क्या है? सबसे पहले डिमांड कर्व बना लेंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हमने बना लिया। अब ये मेरा dd हो गया, डिमांड कर्व। एक प्राइस ले लेते कोई सा भी, ये क्वांटिटी हो गया। अब क्या बोला था उसने? कीमत को कम करना है, तो कीमत कम करके देख लेते हैं। कीमत कम नीचे की तरफ होगा, तो ये मेरा P से P1 हो गया, कीमत नीचे की ओर आ गया। ये Q से Q1 हो गया, तो देखो मांग बढ़ गई है, Q से Q1 हो गई मात्रा, और प्राइस कम हो गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? देखो ये इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की ओर आ गया। इसको नीचे की तरफ मार देते हैं ऐसे एरो। तो इसको बोलते हैं ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर संचलन हो रहा है, चल रहा है, एक ही कर्व है खाली। जबकि यहाँ पे अगर हम बनाए तो dd कर्व हो गया। मान लो एक प्राइस ले लेते हैं कोई सा भी, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिमांड बढ़ानी है, मांग बढ़ानी है। तो मांग बढ़ती, मैंने कहा था बाहर की तरफ है। ठीक है, ये D1 हो गया, ये D1 हो गया। अब मैंने कहा था इसको इस तरह से आप प्राइस को ऊपर नीचे नहीं छेड़ोगे, बिल्कुल भी प्राइस सीधा ही रहेगा अपनी जगह पे। ये Q1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इसको, तो ये इस बिंदु से इस बिंदु पे आ गया, यानी ये राइटवर्ड आगे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर शिफ्ट हो गया। इसको ऐसे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है ना? ये देखने को मिलता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऊपर से नीचे, ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका राइट हैंड की तरफ, यानी इस तरफ को, राइट की तरफ अपना हाथ देख लो,
ठीक है, तो दाई और बोल सकते हो, राइट हैंड की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। मैं ये मिटाने स्टार्ट कर चुका हूं बेटा, मैंने मिटा दिया है, बट यहाँ पे याद रखना एक चीज लिख देना, ग्राफ लिख देना बेटा। क्या लिख देना, ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ लिख देना। मैंने मिटा दिया है बट आप लिख लेना प्लीज यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। अब दूसरे डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं बेटा।